हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में क्लास 12th के लिए। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देन उसके बाद में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अप्लाई फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। यहाँ तक भी हमने डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन किस किस अलोंग होती है। साथ ही साथ में हमने जो लास्ट क्लास का जो लास्ट हमारा पोर्शन था वो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कल देखा भी था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज तो मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दोनों बातें क्लियर है आपको? चलिए, और इसके साथ साथ ये जो मोशन होता है चार्ज का, मोशन ऑफ चार्ज इज व्हाट टाइप? मोशन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड मोशन। चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो जाएगा वो किस तरह का मोशन हो जाएगा गाइस? एक्सेलरेटेड मोशन। जहां पर एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस तरह से आया था हमारे पास में? F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स का इक्वेशन, एंड यहां पर F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन। दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, दोनों ही एक्सेलरेशन जनरेट कर रहे हैं ना चार्ज पार्टिकल में। दोनों फोर्स किसके लिए फेमस है? टू जनरेट एक्सेलरेशन इन अ चार्ज पार्टिकल। दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई हो जाता है, और ए की वैल्यू आती है हमारे पास क्यू ई डिवाइड बाय एम। क्यू ई डिवाइड बाय एम, ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इस एक्सेलरेशन की हेल्प से फिर मैंने आपको बताया था कि चार्ज के मोशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम मोशन की इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। आइए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से रिलीज किया जाता है और चार्ज पार्टिकल पॉइंट बी पर आता है। किसी चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से रिलीज किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है? रिलीज। और चार्ज पार्टिकल पॉइंट बी तक टी टाइम में आता है। कितने टाइम में आ रहा है? टी टाइम में। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम ए टू बी। पूछ रहा है आपसे कि ए से बी तक आते आते चार्ज पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। और साथ ही साथ जब ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसको कितनी वेलोसिटी होगी? कहां पर? एट पॉइंट बी। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको दोबारा से। इस तरह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल Q है, इस तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सपोज कर लेते हैं इसको कुछ टाइम लग रहा है T। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए, वेलोसिटी, पहले हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर है कुछ E। तो वेलोसिटी B पॉइंट पर क्या होगी? देखिए, A पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी
वो इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया। रिलीज किया गया मतलब फ्रीली छोड़ा गया है, इसका मतलब पहले ये ए पॉइंट पर क्या था, रेस्ट पर था। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ के उसका मैनर समझे। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है गाइस, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो मैं यहाँ पर मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर मोशन की इक्वेशन कौन सी अप्लाई की, फर्स्ट, विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ से v, u की वैल्यू हो गई 0 प्लस a इंटू टी बच गया, तो v इज इक्वल टू रह गया आपके पास ए टी। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, a की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करता हूँ, हमने अभी बात की थी इससे जस्ट पहले। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, q e डिवाइड बाय m इंटू टी। इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी एट कैपिटल B। ये आ जाएगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी एट कैपिटल B। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम A टू B। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की बात करें फ्रॉम A टू B, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के लिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है मोशन की। सेकंड इक्वेशन अगर मैं मोशन की अप्लाई करूँ तो ये हो जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन मोशन की हो जाएगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोबारा से u जो है वो क्या है गाइस, जीरो है, क्योंकि पार्टिकल को रेस्ट से क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू आप दोबारा से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये होगा। देख लीजिए आप, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, सभी को क्लियर है, ठीक है, ओके चलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो इस पर पूछा जाता है। चलिए, तो ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। सपोज करते हैं एक पॉइंट चार्ज है आपका कैपिटल Q। ये जो पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, इसके आसपास इसका अपना एक इफेक्टिव रीजन है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये इसका इफेक्टिव रीजन है जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इफेक्टिव रीजन में पॉइंट Q से R डिस्टेंस पर एक रैंडम पॉइंट मैं सपोज करता हूं विच इज P। रैंडम पॉइंट अज्यूम करते हैं जो कि क्या है, P। सॉरी। नाउ P is an observation point। P आपका क्या है, observation point where we have to calculate electric field intensity। electric field intensity due to charge, due to point charge
ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। बात समझ में आएगी आपको? P is an observation point where we have to calculate electric field intensity due to this point charge capital Q। इस point charge capital Q की वजह से आपको electric field intensity calculate करनी है। Now क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गाइस, तो आपको उस पॉइंट पर क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज। क्या अज्यूम करना पड़ेगा आपको? एक टेस्ट चार्ज आपको अज्यूम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहां पर इस पॉइंट P पर हम एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करते हैं Q नॉट। डोंट वरी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी की वैल्यू पर, बस आप अज्यूम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लीजिए। क्या अज्यूम कर लीजिए? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक, ठीक है, नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है और साथ ही साथ में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नहीं, इसकी जो प्रॉपर नेचर होता है इसका वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, according to definition of electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। F वेक्टर अपॉन Q नॉट, क्या यही होगी क्या? E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q नॉट। Q नॉट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं R कैप। समझ आ रहा है गाइस सबको? आई होप सबको समझ आ रहा है, ठीक है? F वेक्टर अपॉन Q नॉट। सबसे पहले F की वैल्यू चाहिएगी आपको, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर? F वेक्टर की बात करें तो Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। बोलिए, बात समझ आ जाएगी? Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या मैं इसको रखूंगा इन इक्वेशन 2? देयरफॉर E वेक्टर क्या बन जाएगा आपका? E वेक्टर देखिए क्या बनेगा आपका? F की वैल्यू Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू Q नॉट R कैप। इज इट क्लियर टू यू? क्या Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमने जो भी टेस्ट चार्ज माना है वो यहाँ पर आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट डिस्टेंस R क्या आएगी? KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही आएगी हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग किस पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E इज प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इस P पॉइंट पर, अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रखूँ और Q का मैग्नीट्यूड बढ़ाता रहूँ, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग इज E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब अगर Q का मैग्नीट्यूड हम कांस्टेंट रखें और डिस्टेंस को इंक्रीज करें, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करें तो इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका ये जो कंटेंट है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नोट कर सकते हैं गाइस। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखिए मैं यहीं पर एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूं E और R के बीच में। E और R के बीच में अगर हम ग्राफ से रिलेशन बताएं, ठीक है ना, तो ये तो आपका R है और ये आपका E है। E और R के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। क्यों बनता है इस तरह का? क्योंकि E जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा आपका। क्लियर है? बात समझ आ रही है? R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से थोड़ा सा E और R के बीच में ग्राफ डिपेंडेंसी का इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है गाइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
आई होप सभी को क्लियर है यहाँ तक. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज. जो इस पॉइंट पर आपने एज्यूम किया उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ा जाए. ओके. देयरफॉर एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर से. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी. सपोज करें ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये है चार्ज Q3 और ये है चार्ज Q4. सॉरी, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 और इनके बीच में यहां पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है O. ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कुछ इस तरह से है कि Q1 चार्ज से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस मान लेता हूं R1, Q2 चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस R2, Q3 चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस R3, Q4 चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस R4. और ये जो पॉइंट O है ये Q1, Q2, Q3, Q4 तीन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है. तो इस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वेरियस चार्जेस. तो गाइज यहां पर भी ध्यान रखिए आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, हमने पढ़ रखा है फोर्स के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही अप्लाई करेंगे. क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट O पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी, सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी का वेक्टर सम, सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी का वेक्टर सम. देख लीजिए. और अगर मैं बात करूं डिटेल्ड में तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 चार्ज की वजह से इंटेंसिटी जो कि होगी K Q1 बाय R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप. सिमिलरली K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप प्लस K Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर R4 कैप. इस तरह से आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टोरिकली सम से क्या करेंगे, पॉइंट पर कैलकुलेट कर पाएंगे. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम. देख सकते हैं आप, क्लियर है. चलिए इस पर भी देखिए क्वेश्चन जो आता है वो सेम फॉर्मेट में आता है जिस तरह से हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर प्रॉब्लम्स की थी. जैसे कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, find net
electric field due to charge at point A and B। इस तरह से देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यह आपका पॉइंट A है, यह आपका पॉइंट B है, साइड A और A है, ये C है। C पर कोई चार्ज नहीं है। C पर आपको A और B की वजह से A पर चार्ज मान लीजिए Q, B पर भी मान लीजिए Q। A और B पर क्या करना है, या A पर मैं प्लस Q मान लेता हूँ और B पे माइनस Q मान लेता हूँ। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। A पर चार्ज है प्लस Q, B पर चार्ज है माइनस Q। C पर मुझे क्या करना है, नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए प्लस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज की इमेजिनेशन करेंगे ना। टेस्ट चार्ज का नेचर आप जानते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, बट नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। तो माइनस Q की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ। तो नेट इंटेंसिटी जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगी। नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यही होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स जो है वो सेम है। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स दोनों ही क्या है, सेम है। देख पा रहे हैं ना आप, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड चार्ज का, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है। तो आप इस E वेक्टर या E को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर कॉस, बिल्कुल थीटा की बात करेंगे। यहाँ पर ये एंगल कितना होगा गाइस, पूरा E1 और E2 के बीच का एंगल क्या 120 डिग्री होगा। क्यों होगा 120, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 60 60, ये पूरा मिलकर के होना चाहिए 180, जिसमें से अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 120। वेरी गुड, ठीक है, तो ये हो गया कॉस 120 डिग्री। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 120 इज -1/2। सॉल्व कर लीजिएगा आप, -1/2 होता है। ये हो जाएगा आपके पास में 2E स्क्वायर माइनस ऑफ E स्क्वायर, मतलब E की वैल्यू E के बराबर ही आएगी, जो कि होगा KQ/A स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। आंसर न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चंस हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में देखे थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के टर्म्स में फॉर मल्टीपल चार्ज सिस्टम। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए चार्ज Q and 3Q या charge Q and 4Q are situated at distance small r from each other. Find the
find out the location of point, find out the location of point where, find out the location of point where the value of net electric field is 0 on line joining both the charges, line joining both the charges. क्वेश्चन आपका ये है, चार्ज Q and 4Q are situated at distance r from each other. Find out the location of point where the value of net electric field is 0 on line joining both the charges. देखिए क्या मतलब है इसका, दो चार्जेस है यहाँ पर, एक चार्ज है आपका Q, दूसरा चार्ज है यहाँ पर 4Q. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r. दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल r. आपको इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0 हो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने का मतलब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है गाइस, E वेक्टर हमेशा क्या होती है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. दोनों ही पॉइंट चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी का वेक्टर सम, दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी का वेक्टर सम. क्या ये होगा, बिल्कुल होगा. और नेट इंटेंसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया, नेट इंटेंसिटी 0 होने का मतलब ये हो गया कि E वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर 0 है. E वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई, मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0. मतलब E1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ E2 वेक्टर. मतलब E1 और E2 वेक्टर मतलब दोनों इंटेंसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. पहली बात तो दोनों इंटेंसिटीज क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. और दोनों इंटेंसिटीज का जो मैग्नीट्यूड है गाइस, दोनों इंटेंसिटीज के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंडीशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने की कंडीशन क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल. डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड्स इक्वल. ठीक है, तो इसी कंडीशन को लेकर के हम चलते हैं. और मैं ओनली मैग्नीट्यूड में बात करता हूं. किस में बात करता हूं, ओनली मैग्नीट्यूड. अगर ओनली मैग्नीट्यूड में बात की जाए तो E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, E2. E1 इज इक्वल्स टू E2 होगा. मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट सपोज कर लिया, यहां पर कोई पॉइंट सपोज कर लिया, पॉइंट P, जो कि Q से कुछ x डिस्टेंस पर है, वेयर नेट इंटेंसिटी इज 0. तो अगर ये Q से x डिस्टेंस पर है तो इससे 4Q से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस x. ठीक है, r माइनस x. लेट P be the point, P be the point where net electric field intensity is 0. P आपका वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है. क्लियर है, नेट इंटेंसिटी 0 है. इसका मतलब इसकी वजह से, Q की वजह से इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, इधर होगी. E1 4Q की वजह से इस पर इंटेंसिटी कहाँ होगी, E2 इधर. समझ पा रहे हैं आप. और ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो E1 और E2 की वैल्यूज पुट करते हैं. देखिए E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा पॉइंट P पर. E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 की वैल्यू K 4Q अपॉन
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख लीजिए के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर डिस्टेंस है एक्स, इंटेंसिटी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। 4 क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर डिस्टेंस है आर माइनस एक्स, तो इंटेंसिटी के 4 क्यू बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से के और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका। क्या बचा? 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस? चलिए नाउ क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहां पर क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए जाए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। आर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अगर दोनों तरफ सॉरी स्क्वायर रूट ले लिया ना हमने, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये, आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू r बाय 3। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r बाय 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, r बाय 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब q से r बाय 3 डिस्टेंस पर वो पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर नेट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अगर q से आपने इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर ली तो 4q से भी की जा सकती है, r में से r बाय 3 को सब्ट्रैक्ट करके। देख लीजिए इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। क्लियर है सभी को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, समझ में आएगा? चलिए देख सकते हैं आप, नोट कीजिए इसको जरा। चलिए आगे बढ़ा जाए यहां से। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्जेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अब उसको लेते हैं, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम और combination of two charges having system or combination of two charges having same magnitude but opposite nature and are separated by a very small distance, separated by a very small distance, is called electric dipole. System or combination of two charges having same magnitude but opposite nature and are separated by a very small distance is called electric dipole. Dipole क्या है guys? Electric dipole एक दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन सिस्टम कह लीजिए, जिनमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। अगर ये Q तो ये भी Q, लेकिन ऑपोजिट नेचर होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये श्योरली कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। अगर ये पॉजिटिव नेचर का होगा तो ये श्योरली नेगेटिव नेचर का होगा, इस तरह से। और दोनों के बीच की जो सेपरेशन होती है वो बहुत स्मॉल होती है। यहाँ पर हम हमारी कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से सेपरेशन 2a मान के चलते हैं। कितनी मतलब यहाँ पर 2a मानने का कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान रखिएगा।
आप d मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं, आप r मान सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आगे चल करके कुछ कैलकुलेशंस में, कुछ डेरिवेशंस में हमें इस डिस्टेंस को हाफ करना पड़ता है। हमें रिक्वायरमेंट आती है कि इस डिस्टेंस को क्या किया जाए गाइस, हाफ किया जाए। तो अगर मैं a x d या r को हाफ करता हूं तो वो x by 2 d by 2 d by 2 r by 2 की टर्म्स में हाफ हो जाएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो उसको आगे सॉल्व करने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उसी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से इसको क्या ले रखा है, 2a ले रखा है। बस यही एक लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो आपका टर्म कंप्लीट सिस्टम बन जाता है, इस कंप्लीट सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस हैविंग सिमिलर मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। क्लियर है सबको यहां तक? ओके चलिए, तो अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है तो नेक्स्ट इसी के बाद आगे बात की जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हर अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, जैसे कि HCl का एक मॉलिक्यूल, HCl का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, H प्लस Cl माइनस, ये दोनों मिलकर के H प्लस और Cl माइनस एटम्स मिलकर के एक HCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया जा सकता है। सिमिलरली NaCl में क्या हो गया, Na प्लस Cl माइनस, तो ये सिस्टम भी क्या है, ये सिस्टम भी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा गाइस? देखिए हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को बेसिकली डिनोट करती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल is product of magnitude of either charge, product of magnitude of either charge, product of magnitude of either charge and separation between them. Separation between them. Electric dipole. सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाती है गाइस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के चार्ज का मैग्नीट्यूड, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम विच इज 2a, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q डॉट 2a, हर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप चाहें तो कैपिटल Q लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Q डॉट 2a is nothing but the product of charge and separation between them. Okay? चलिए नाउ इसकी जो यूनिट हो जाएगी SI यूनिट, वो क्या हो जाएगी, कूलम इनटू मीटर
कूलम इनटू मीटर। साथ ही साथ इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कहां होती है? डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू, इस पर जो चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है हमने विच इज प्लस क्यू। सेपरेशन कितनी है? 2a। तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, वो हमेशा होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। फिक्स है, ध्यान रखना है आपको। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसा यूनिट इसकी कूलम पर मीटर, और ये कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टाइम हम इनकी वजह से इंटेंसिटीज की कैलकुलेशन पर बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट द एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।